तो सर, सूट फॉर प्राइस, सर आप सभी जानते हैं सूट फॉर प्राइस। भाई निकुंज, पढ़ना स्टार्ट कर। Yes, sir. The seller who can sue buyer for price in following cases: where property in where property in goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay. स्टॉप। जहां पर अभी तक अपन ये पढ़ते आ रहे हैं कि सर जहां पर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, यानी कि सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी है और उसके बाद में बायर रॉन्गफुली गलत तरीके से या तो नेग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, तो फिर अपन प्राइस के लिए केस ठोक सकते हैं। वेरी सिंपल। अब एक और जगह पे जहां पर भले ही प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर से बायर के पास में नहीं हुई है, ट्रांसफर ओनरशिप या प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है सर, तो हम क्या कहते हैं, बेसिक रूल भी यही है कि सर मार्केट में बेचो, यदि सस्ते में बिक रहा है तो आपको डैमेज हो रहा है तो वो डैमेज आप बायर से वसूल लोगे। लेकिन अब एक कहानी में छोटा सा ट्विस्ट और है। क्या ट्विस्ट है कि सेलर ने बायर को के साथ में एग्रीमेंट बनाया, अभी तक ओनरशिप नहीं दी है, ओनर खुद सेलर ही है, लेकिन बायर ने वादा कर दिया मैं इस महीने की 15 तारीख को आपको प्राइस दूंगा, पेमेंट करूंगा, और ये पेमेंट नहीं कर रहा है गलत तरीके से। ठीक है, ये पेमेंट नहीं कर रहा है, ओनरशिप सेलर के पास में ही है, ध्यान रखना, बायर को ओनरशिप नहीं की है, लेकिन इसने क्या किया, एक तारीख मेंशन कर दिया, एक टाइम मेंशन कर दिया। क्या टाइम मेंशन कर दिया, मैं तेरे को ओनरशिप दूंगा, मैं तेरे को 15 तारीख को पेमेंट करूंगा। ठीक है। सो उस समय भी ये सेलर बायर के ऊपर प्राइस के लिए केस ठोक सकता है, 15 तारीख तक पेमेंट नहीं हुआ तो। Where although the property in goods is not passed under the contract of sale and the price is payable on a certain day irrespective of the delivery देखो ओनरशिप पास नहीं हुई है, डिलीवरी दी नहीं गई है, लेकिन प्राइस के लिए बात पक्की हो गई है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे इररेस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी, यानी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया गया है भैया 15 तारीख को पेमेंट होगा। ठीक है, एंड द बायर wrongfully neglects or refuses to pay such price, seller may sue him for such a price। बात सब, ये सेंटेंस रिफॉर्म तुम्हारे काम का नहीं है। बात समझ में आई? प्राइस के लिए या तो सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी हो, प्रॉपर्टी इन गुड्स दे दी और ये अब पैसे नहीं दे रहा हो तो पूरी प्राइस का केस ठोको। ओनरशिप नहीं दी हुई हो, डिलीवरी भी नहीं की हुई हो, लेकिन बायर ने वादा कर दिया मैं 15 तारीख को पेमेंट करूंगा और 15 तारीख को गलत तरीके से कर रहा है, तो बेटा फंस गया। अब इस पे प्राइस के लिए अभी भी केस ठोका जा सकता है। ठीक है, और फिर भी प्राइस नहीं वसूल रहे तो कम से कम डैमेजेस तो वसूल ही सकते हो। सस्ते में बिकी है, 900 रुपए में बिकी है, तो 100 रुपए का डैमेज तो वसूल ही सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज सूट फॉर प्राइस, सेक्शन 55। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस पढ़ गई। Where the seller is ready and willing to deliver the goods to the buyer, but the buyer wrongfully neglects or refuses to accept the goods and pay for them, the seller may sue the buyer for recovery of damages suffered due to non-acceptance of goods. सर एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे 1000 रुपए की चीज मार्केट में 900 में बेचनी पड़ी, यानी 100 रुपए का डैमेज हो गया, यानी कि तेरे नॉन एक्सेप्टेंस के कारण मुझे डैमेज हुआ है, मैं ये तेरे से वसूल सकता हूँ, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, बोलो जीत एंड देवांश, क्या प्रॉब्लम हुई? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था वो सूट और प्राइस के केस में। सर आपने जो अभी एग्जांपल लिया जब सेलर बायर को पे नहीं कर रहा है, बट इफ द बायर इज डिपेंडिंग ऑन एन अदर पेमेंट टू बी रिसीव फ्रॉम एन अदर पर्सन, तो उसमें क्या केस होगा? दैट डजंट होल्ड्स टू बी गुड। मेरी बात सुन, इसको मैं दो तरीके से आंसर कर सकता हूँ। इसका क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को? ये बोलता है कि सर बायर जो है ये मिस्टर एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं कि कब इनसे कुछ पैसा मिलेगा और कब मैं तेरे को दूंगा। यही सिचुएशन है। यस सर। ठीक है, अब देखो यदि ये बात कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं की हुई है कि जब मिस्टर एक्स से पैसा मिलेगा तब मैं तेरे को दूंगा, तब तो मिस्टर एक्स सीन से ही बाहर हो गए।
और फिर भी बायर नहीं दे रहा है, तो फिर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस पे सूट फॉर प्राइस या जो भी है सूट फॉर डैमेजेस लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है, बोल हाँ या ना। यस सर। लेकिन यदि बायर ने कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा मेंशन कर दिया है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस तब दूंगा पैसे देने की जब मिस्टर एक्स से मेरे को पैसा मिल जाएगा तब दूंगा, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कोलैटरल। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ जीत पटेल? यस सर। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? सर डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तो डिपेंडिंग कि ये पेमेंट देगा फिर मैं दूंगा, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। ठीक है, यस सर। चलिए, खैर इतना डिप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं अपन। तो सर अनपेड सेलर का बायर के अगेंस्ट सूट फॉर प्राइस पढ़ लिया, सूट फॉर डैमेजेस पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या बचता है? रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। सर पढ़ाया हुआ ये याद करो, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। सर सेलर और बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था कि सेलर बायर को माल दे चुका है या दे देगा और बायर 15 तारीख को उसका पेमेंट करेगा 1,000 रुपए का। 13 तारीख को बायर ने हाथ खड़े कर दिए, मैं तो पेमेंट नहीं दे सकता। तो अब सेलर के पास में क्या दो ऑप्शन है? या तो 13 तारीख को इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच हुआ हुआ मान ले, इसको अपन ने कैसे पढ़ा है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पहले यस से ही सर। मान सकता है। या फिर सेलर के पास में दूसरा ऑप्शन है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की तारीख की वेट करे और उस दौरान भी उस 15 तारीख तक भी बायर ने प्राइस का पेमेंट नहीं किया, तो फिर ये एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा। या पहले ही मना कर दिया और इसने भी मान लिया चलो ठीक है अब ये पेमेंट नहीं करेगा, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच हो जाएगा। ये फंडा याद आ रहा है ना, बहुत बार पढ़ लिया अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल ब्रीच और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, वही टॉपिक है। रेप्यूडिएशन यानी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, तो रूल ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड अप्लाई। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या बोलता है? 13 तारीख को उस माल को मार्केट में बेच दो और जो मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस था वो वसूल कर लो, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है जी, तो इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है। अब अपन चलते हैं सूट फॉर इंटरेस्ट की तरफ। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट। देखो एक मैं नटशेल में आपको समझाता हूं, मोटा मोटा यही होना चाहिए, फिर अपन पढ़ते हैं। यदि अनपेड सेलर ने, यदि सेलर ने बायर को बोल दिया था कि भैया तुमने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट भी लगेगा, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यदि सेलर ने बायर को नहीं बोला इंटरेस्ट लगेगा, तो उस केस में भी क्या क्या हो सकता है, मेन चीज वो समझने वाली है। सूट सूट फॉर इंटरेस्ट पढ़ना चालू कर गई। In the absence of the contract to the contrary, the seller can claim special damages and reasonable interest from the buyer as per law in case of repudiation of contract by the buyer. एक मिनट, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द सेलर कैन क्लेम स्पेशल डैमेजेस। ये स्पेशल डैमेजेस नहीं होना चाहिए, मैं इसको एक बार रिकन्फर्म करना चाहूंगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट के अभाव में सेलर कैन क्लेम, एक बार इसको अपन डैमेजेस मान के चलते हैं, डैमेजेस एंड रीजनेबल इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर एज पर लॉ इन द केस ऑफ रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर। एक मिनट, इसको मॉड्यूल में पढ़ते हैं, शायद अपने को कुछ ज्यादा मिल जाए। एक सेकेंड रुको, सेक्शन 61 है ना, let's read this in module। सूट फॉर इंटरेस्ट यहां पर पढ़ना है एक बार। निकुंज, निकुंज
where the specific agreement between the seller and the buyer as to interest on the price of the goods from the date on which payment becomes due, the seller may recover interest from the buyer. Stop. If, however, there जहां पर सेलर और बायर के बीच में खुद कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा तय हुआ है कि यदि तूने 15 तारीख का पेमेंट है, 15 तारीख को पेमेंट नहीं किया तो फिर बाद में पेमेंट करेगा तो उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा पेमेंट के ऊपर। जहां पर इंटरेस्ट को लेके इन्होंने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है, जहां पर इंटरेस्ट को लेके इन्होंने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है, वहां पर सेलर बायर से लेट पेमेंट के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है ये पढ़ भाई, इफ हाउएवर से पढ़। If, however, there is no specific agreement to this effect, the seller may change interest on the price when it becomes due from such day as he may notify the buyer. देखो, जहां पर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सेलर ने और बायर ने एग्रीमेंट बनाते वक्त तारीख तो डिसाइड कर ली कि 15 तारीख को बायर तू मेरे को पेमेंट करेगा, ठीक है, लेकिन आगे ये नहीं लिखा हुआ है कि बायर ने यदि लेट कर दिया पेमेंट में तो क्या होगा। तो इस केस में 15 तारीख निकल गई, 15 तारीख को पेमेंट नहीं आया तो सेलर ने बायर को नोटिस दिया, भैया अब तू जितने दिन लेट होगा उतने लेट पेमेंट के लिए मैं तेरे से इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। यदि नोटिस दे दिया है इंटरेस्ट के लिए तो फिर अब चार्ज कर सकता है, ठीक है, वो गलत नहीं कर रहा है, वो कह रहा है भैया मेरा पेमेंट ड्यू था तूने नहीं दिया तो अब मैं इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा तेरे से, ठीक है। तो पहली बात, या तो खुद कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ हो और पेमेंट की डेट आ गई हो, ठीक है, सेलर में चार्ज इंटरेस्ट ऑन प्राइस व्हेन इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम सच डे एज ही में नोटिफाई टू द बायर, जिस भी डेट से वो नोटिफाई करेगा ना पेमेंट के बाद में, उस डेट से फिर वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, ठीक है। आगे क्या होगा ये पढ़ इसमें। In the absence of a contract, to the contrary, the court may award interest to the seller in a suit by him at such rate as if it thinks fit on the amount of the price from the date of the tender to the goods, tender of the goods, or from the date on which the price was payable. सर, जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यदि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि सेलर ने बायर को माल दे दिया, बायर 15 तारीख को पेमेंट करेगा, और यदि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि बायर लेट हो जाते तो भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, फिर तो यही मानना पड़ेगा, ठीक है। और जहां कुछ नहीं लिखा हुआ है वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि सेलर बायर के ऊपर सूट फॉर प्राइस या जो भी है उसके साथ में इंटरेस्ट के लिए भी सूट लगाए, सूट फॉर प्राइस अलॉन्ग विद सूट फॉर इंटरेस्ट दोनों लगाया। प्राइस की बात तो समझ में आ गई, कोर्ट अवार्ड कर सकता है इंटरेस्ट के लिए भी, कहां से, जिस डेट को सेलर ने बायर को या तो माल सही में दे दिया या फिर ऑफर टू परफॉर्म कर दिया, ठीक है, आइदर ही हैज परफॉर्म्ड, सेलर ने बायर को माल दे दिया या ऑफर टू परफॉर्म कर दिया। मान लो ये 15 तारीख को पेमेंट की डेट का नहीं लिखा हुआ है, डेट बायर कब प्राइस देगा ये साइलेंट है, तो सर सेलर बायर से प्राइस प्लस इंटरेस्ट कब से मांग सकता है कि सर जिस डेट को या तो सेलर ने बायर को माल दे दिया या ऑफर टू परफॉर्म कर दिया, वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर दिया, उस डेट से कोर्ट अवार्ड कर सकता है कि भैया प्राइस के साथ में इंटरेस्ट भी दो यदि तुम लेट हो रहे हो। In the absence of contract to the contrary, यदि otherwise नहीं लिखा हुआ है, कोर्ट में अवार्ड इंटरेस्ट टू द सेलर इन अ सूट बाय हिम एट सच रेट, जो भी रेट विच कोर्ट थिंक्स फिट, कोर्ट को जो रेट सही लगती है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8%, 9%, 12%, 18%, ठीक है, जो कोर्ट को सही लगती है, ऑन द अमाउंट ऑफ प्राइस, प्राइस के अमाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वॉज पेएबल। या तो प्राइस 15 तारीख को पेएबल है, उस डेट से जिस भी रेट पे कोर्ट को सही लगता है उस रेट पे, या फिर यदि यहाँ पर प्राइस की पेमेंट की कोई डेट मेंशन नहीं है तो जिस डेट को इसने या तो परफॉर्मेंस दे दिया या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया, उस डेट से प्राइस पे 6% या 9% का इंटरेस्ट भी लगेगा। सर क्या ये बात समझ में आई आपके? कोई इसमें बड़ी चौड़ी बात नहीं है, तुम तो सूट फॉर इंटरेस्ट भी ध्यान रख लो बस। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर।
ठीक है, बहुत इजी है, डोंट गेट पैनिक, जबरदस्ती में खींचे जा रहे हैं। अब रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर वाला पार्ट बचा है, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, ये वाला पार्ट हम लोग अब कर लेते हैं, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। और एक टॉपिक और बचा है, एक तो है बायर के क्या क्या राइट्स हैं सेलर के अगेंस्ट, ये एग्जाम में बहुत मुश्किल से ही पूछा गया है कभी, इसलिए ये आ सकता है, क्योंकि ऑफ बीट ऑफ द ट्रैक यदि एग्जामिनर, हालांकि चैप्टर का नाम अनपेड सेलर है, पर बायर के भी तो राइट होंगे, सिक्के का दूसरा पहलू भी तो जानना है सेलर के अगेंस्ट। सो नंबर 1 रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। नंबर 2 एक टॉपिक है ऑक्शन सेल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन कम ही आते हैं इसमें से, लेकिन आने की संभावना इस बार बनी भी है। ठीक है, तो ऑक्शन सेल और रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, ये दो करेंगे, और जैसे ही ये दो करेंगे हमारा चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑक्शन सेल, और उसके बाद में इसके पीछे के क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही लो, जैसे ही ये चैप्टर कल खत्म होता है मैं इसके क्वेश्चन बैंक भी आपको दे दूंगा। तो अब आई बिलीव विद इन नेक्स्ट 2 days, कल में इसका टेक्स्ट खत्म कर लेंगे और परसों में इसका क्वेश्चन बैंक अपन डिस्कस कर लेंगे, यानी 11 से 12 मेरी कोशिश यही रहेगी, 11 तारीख को अपन इसका दी एंड करते हुए, और 12 तारीख से अपन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चालू कर देंगे। ठीक है, सो अपना कंपनीज हो जाएगा, अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा, अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, मेजर तो पार्टनरशिप एक्ट बचेगा और एक एलएलपी बचेगा। ठीक है, तो अब वी आर नियर टू कोर्स कंप्लीशन, हम ऐसा बोल सकते हैं, हालांकि अभी है पूरा आपका नवंबर तो लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बट काफी कुछ कर लिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही बड़ा है, तो इन तीन को मिला के अपन कंप्लीशन के नजदीक पहुंच चुके हैं, ये छोटा है बहुत। ठीक है, तो मेन ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ठीक है भाई, कल मिलते हैं अपन सेम टाइम। क्या तुम्हारा कोई, सबकी स्कूलें और सब चालू हो गई हैं अभी, स्कूल्स और कॉलेजेस? हो गया।